चलिए इस वीडियो में बताने वाले हैं बचे हुए लघु उत्तरीय प्रश्न। यह इकाई 8 का वीडियो है जिसमें द्वितीय प्रश्न जो है बचे हुए थे वो है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय प्रेस की विषमताओं को लिखें। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में जागरूकता के अभाव के कारण सामान्य जनता से लेकर जमींदारों तक की रुचि राजनीति में नहीं थी। फलतः समाचार पत्रों का वितरण कम था। पत्रकारिता घाटे का व्यापार था। समाचार पत्रों का जनमत पर कोई विशेष प्रभाव नहीं होने के कारण अंग्रेज प्रशासन भी परवाह नहीं करते थे। फिर भी समाचार पत्रों द्वारा न्यायिक निर्णयों में पक्षपात, धार्मिक हस्तक्षेप और प्रजातीय भेदभाव की आलोचना करने से धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन को बल मिला तथा भारतीय जनमत जागृत हुआ। 1857 के विद्रोह के बाद समाचार पत्रों की प्रकृति का विभाजन प्रजातीय प्रेस और भारतीय प्रेस, एंग्लो इंडियन प्रेस की प्रकृति और आकार विदेशी था। यह भारतीयों में फूट डालो और शासन करो का पक्षधर था। यह दो संप्रदायों के बीच एकता के प्रयास का घोर आलोचक था। इसके द्वारा भारतीय नेताओं पर राज्य के प्रति गैर वफादारी का सदैव आरोप लगाया जाता रहा। एंग्लो इंडियन प्रेस को विशेष अधिकार प्राप्त था। सरकारी खबरें एवं विज्ञापन इसी को दिया जाता था। सरकार के साथ इसका घनिष्ठ संबंध था। भारतीय प्रेस अंग्रेजी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होते थे। 19वीं तथा 20वीं सदी में राम मोहन राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद आदि ने भारतीय प्रेस को शक्तिशाली तथा प्रभावकारी बनाया। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय आंदोलन को भारतीय प्रेस ने कैसे प्रभावित किया? उत्तर, प्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन के हर पक्ष, चाहे वह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हो या सांस्कृतिक, सबको प्रेस ने प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रीय नेताओं ने अंग्रेजी राज की शोषणकारी नीतियों का पर्दाफाश करते हुए जन जागरण फैलाने का कार्य किया। विदेशी सत्ता से त्रस्त जनता को सन्मार्ग दिखाने एवं साम्राज्यवाद के विरोध में निर्भीक स्वर उठाने का कार्य प्रेस के माध्यम से ही किया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना से पहले समाचार पत्र देश में लोकमत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। समाचार पत्रों ने राजनीतिक शिक्षा देने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। राजनीतिक समस्याओं में भाग लेने के लिए समाचार पत्र जनता को प्रोत्साहित करते थे। इससे राष्ट्रीय चेतना का प्रसार द्रुत गति से होने लगा। नई शिक्षा नीति के प्रति व्यापक असंतोष को सरकार के समक्ष पहुंचाने का कार्य प्रेस ने ही किया। अंग्रेजों द्वारा भारत का जो आर्थिक शोषण हो रहा था, इसके विरुद्ध भी प्रेस ने आवाज़ उठाई। सामाजिक सुधार के पक्ष में प्रेस ने सामाजिक रूढ़ियों, रीति रिवाजों, अंधविश्वासों तथा अंग्रेजी सभ्यता के प्रभाव को लेकर लगातार आलोचनात्मक लेख प्रकाशित किए। राम मोहन राय, विद्यासागर, केशव चंद्र सेन आदि जैसे समाज सुधारकों ने जनमत हेतु प्रेस की अपना हथियार बनाया। प्रेस भारत की विदेश नीति की भी खूब समीक्षा करती थी। बर्मा युद्ध, सिक्किम तथा तिब्बत के प्रति नीति, अफगानिस्तान युद्ध, तुर्की के प्रति नीति, दक्षिण अफ्रीका की घटनाओं, बोअर युद्ध, रूस जापान युद्ध का वर्णन तथा सरकार की नीति की आलोचना प्रेस ने खुलेआम की। प्रेस ने ग्लैंडस्टन की बर्मा संबंधी नीतियों की आलोचना करते हुए स्पष्ट किया कि युद्ध इंग्लैंड के साम्राज्यवादी हितों की रक्षा के लिए लड़ा गया था, न कि भारतीयों की सुरक्षा के लिए।
दक्षिण अफ्रीका में गांधी के प्रयासों का भारतीय प्रेस में उल्लेखित किया गया। शुरू में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बोर विजय से भी भारतीय प्रेस खुश थे। रूस जापान युद्ध 1904 से 5 में रूस की पराजय को समाचार पत्रों ने आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद बढ़ाने के अवसर के रूप में देखा। तुर्की के प्रति भारतीय मुसलमान की भावनाओं को सरकार एवं जनता के समक्ष रखने में प्रेस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अर्मानिया, ठीक है, यहाँ होगा अर्मानिया, अर्मानिया, ठीक है। अर्मानिया एवं बाल्कन 1912 मुद्दे पर मुस्लिम प्रेस, जमींदार, अल हिलाल, तौहीद, हमदर्द, कामरेड आदि ने अपनी शक्ति का पूरा प्रयोग करते हुए संपूर्ण देश में अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय भावना जागृत कर दी। ठीक है, उसके बाद है देश के राष्ट्रीय आंदोलन को नई दिशा देने एवं राष्ट्र निर्माण में भी प्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्रेस ने सरकार की नीतियों की समीक्षा तथा जनमत का निर्माण कर लोकतांत्रिक तरीके से उसके विरोध का मार्ग प्रशस्त किया। संपूर्ण देश के लोगों के बीच सामाजिक कुरीतियों को दूर करने, सामाजिक एवं सांस्कृतिक एकता स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुद्रण यंत्र की विकास यात्रा को रेखांकित करें। यह आधुनिक स्वरूप में कैसे पहुंचा? उत्तर, मानव लेखन सामग्री के आविष्कार के पूर्व चट्टानों तथा गुफाओं में अनुभवों एवं प्रसंगों की खुदाई करके चित्रित करता था तथा मिट्टी की टिक्कियों का उपयोग करता था। बाद में अपने ज्ञान को विभिन्न पत्रकों पर चित्रित करने लगा। 150, ठीक है, एडी ईस्वी में टस पलाई लून चीनी नागरिक ने फ्रांस में कपास एवं मलमल की पट्टियों से कागज़ बनाया। फलस्वरूप कागज़ लेखन एवं चित्रांकन का एक साधन बन गया। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। लगभग इसकी शुरुआत 594 ईस्वी में लकड़ी के ब्लॉक के माध्यम से की गई। 712 ईस्वी तक यह चीन के सीमित क्षेत्रों में फैल गया। 760 ईस्वी तक इसकी लोकप्रियता चीन और जापान में काफ़ी बढ़ गई। ब्लॉक प्रिंटिंग का उपयोग अब पुस्तकों के पृष्ठ बनाने में होने लगा। लगभग 10वीं सदी के पूर्वार्ध तक ब्लॉक प्रिंटिंग की प्रक्रिया द्वारा मुद्रा पत्र भी छापे गए। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय चीन को जाता है। 1041 ईस्वी में एक चीनी व्यक्ति पी सेंग ने मिट्टी के मुद्रा बनाए। इन अक्षर मुद्राओं का संयोजन कर छाप लिया जा सकता था। इस पद्धति ने ब्लॉक प्रिंटिंग का स्थान ले लिया। कोरिया लोगों ने कुछ समय पश्चात लकड़ी एवं धातु पर खोदकर टाइप बनाए। धातु के मूवेबल टाइपों द्वारा प्रथम पुस्तक 13वीं सदी के पूर्वार्ध के मध्य कोरिया में छापी गई। काफ़ी दिनों तक मुद्रित सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक चीनी राजतंत्र था। 19वीं सदी तक आते आते मांग को पूरा करने हेतु संघाई प्रिंट संस्कृति का नया केंद्र बन गया और हाथ की छपाई की जगह यांत्रिक छपाई ने ले ली। यद्यपि मूवेबल टाइपों का मुद्रण कला का आविष्कार तो पूर्व में ही हुआ, परंतु इस कला का विकास यूरोप में अधिक हुआ। लकड़ी के ब्लॉक द्वारा होने वाली मुद्रण कला समरकंद, पर्सिया, सीरिया मार्ग से रेशम मार्ग व्यापारियों द्वारा यूरोप सर्वप्रथम रोम में प्रविष्ट हुई। 13वीं सदी के अंत में रोमन मिशनरी एवं मार्को पोलो द्वारा ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप पहुँचे। रोमन लिपि में अक्षरों की संख्या कम होने के कारण लकड़ी तथा धातु के बने मूवेबल टाइपों का प्रसार तेजी से हुआ। इसी बीच कागज़ बनाने की कला 11वीं सदी में पूर्व से यूरोप पहुंची तथा 1336 ईस्वी में प्रथम पेपर मिल की स्थापना जर्मनी में हुई। इस काल में शिक्षा के प्रसार, व्यापार एवं मिशनरियों की बढ़ती गतिविधियों से सस्ती मुद्रित सामग्रियों की मांग तेजी से बढ़ी। इस मांग की पूर्ति के लिए तेज और सस्ती मुद्रण तकनीक की आवश्यकता थी, जिसे
1430 के दशक में स्ट्रेसबर्ग के योगदान गुटेनबर्ग ने अंततः पूरा किया। विवादों में घिरने के बावजूद मेंज में शुरू होकर पूर्णता को पहुंची मुद्रण कला का प्रसार शीघ्रता से यूरोपीय देशों एवं अन्य स्थानों में हुआ। कोलगने, ऑक्सबर्ग, वेसल, रोम, वेनिस, एंटवर्प, पेरिस आदि शहर मुद्रण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुई। यही शहर आगे चलकर पुनर्जागरण एवं व्यापारिक क्रांति के केंद्र बने। 1475 ईस्वी में सर विलियम कैक्सटन मुद्रण कला को इंग्लैंड में लाए तथा वेस्ट मिंस्टर कस्बे में उनका प्रथम प्रेस स्थापित हुआ। पुर्तगाल में इसकी शुरुआत 1544 ईस्वी में हुई। तत्पश्चात यह आधुनिक रूप में विश्व के अन्य देशों में पहुंची। ठीक है, इस तरह इकाई 8 ये समाप्त हो गई। ठीक है, आप ऑनलाइन नोट भी मंगा सकते हैं। इसके लिए हमने नंबर डिस्क्रिप्शन में या दे दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, या टाइटल में भी आपको मिल जाएगा।